Hello everyone, welcome to Education Point Chemistry Classes. I am Sumit Luthra, your chemistry mentor. तो भाई लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन को समझा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से आई, किस तरह से ग्रो किया उसने, उसकी डेफिनेशन क्या बनी और उसके बारे में कुछ और चीजें, उसकी इंपॉर्टेंस और उसका नेचर। लेकिन आज की जो वीडियो है बेटा, दिस इज द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये सीरियसली मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत ही काम आने वाली है। और अगर आपने आज की वीडियो को अच्छे से नहीं देखा तो आप समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आने से रही। ठीक है, तो अगर आपको इन बेसिक्स को इग्नोर करना पड़ा तो आप अपनी बेटा पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ के चले जाना पेपर में, उसका कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि आज की जो मैं जो आपको चीजें बताने वाला हूं उसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ सकती। ठीक है, दीज आर द सिंपल बेसिक्स। और जब कोई बच्चा कहता है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऊपर से गुजर गई या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ही नहीं आ रही, उसको रट्टा लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो समझ लो कि उसने इन टॉपिक्स को छोड़ दिया होगा। जो टॉपिक्स मैं आपको आज करवाने जा रहा हूं उस बच्चे ने उन टॉपिक्स को छोड़ दिया होगा, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके सिर के ऊपर से गुजरती है। ठीक है, तो आज का बेटा टॉपिक बड़ा ही खासम खास है, तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करिएगा। और चाहे इस वीडियो को 10 बार देखना पड़े, 10 बार देखना पड़े तो 10 बार देखो, 50 बार देखना पड़े तो 50 बार देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट लेक्चर, या कह सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, या इसकी बैकबोन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो आज का लेक्चर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो के बाद हमने ये समझ लिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो स्टडी है, लेकिन उसकी डेफिनेशन को चेंज करना पड़ा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलती, वो हमें मिलती है लेबोरेटरी में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये बेटा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो जो कंपाउंड्स सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, या फिर हाइड्रोकार्बन से मिलने वाले कंपाउंड्स को अभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ओके, तो जो कंपाउंड्स सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो वो हाइड्रोकार्बन्स, और जो हाइड्रोकार्बन से बने हो वो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स दोनों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आते हैं और उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एक बात क्लियर हो गई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी स्टडी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो एक बात बेटा आपको क्लियर होनी जरूरी है। सेकंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हैं और उसका जो रीजन है वो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं कि उसके बेटा कुछ रीजन है। सबसे पहला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है कार्बन से। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले बात हो चुकी है इस बारे में। तो कार्बन ने इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनाए? तो उसके कुछ कारण हैं, जैसे कि हाई कैटिनेशन, हायर कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कार्बन की टेट्रावैलेंसी, कार्बन का आइसोमेरिज्म और कार्बन की बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। तो ये जो 5 मैंने आपको रीजन बताए, इसका मतलब क्या है? पहला है हाई कैटिनेशन, मतलब कार्बन कार्बन से जुड़ता है, सेल्फ लिंकेज करता है और लंबी लंबी चेन्स बनाता है। और वो चेन्स सिर्फ स्ट्रेट ही नहीं होती, वो ब्रांच्ड चेन्स भी बनती हैं, वो रिंग्ड चेन्स भी बनती हैं। ठीक है, साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों तरह की चेन्स बनती हैं। और ऐसा होने से कंपाउंड्स का नंबर बढ़ता है। सपोज करो कि मेरे पास 10 कार्बन्स हैं। 10 कार्बन जो होते हैं बेटा वो साइक्लिक चेन भी बना सकते हैं, वो स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं, वो ब्रांच चेन भी बना सकते हैं। तो कंपाउंड्स का नंबर तो अपने आप इंक्रीज होगा। दूसरा रीजन था कि हायर कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जब कार्बन के साथ कार्बन एक बार जुड़ जाता है तो रूम टेम्परेचर पर उसको जल्दी आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है इन केस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगली चीज है कार्बन की टेट्रावैलेंसी। तो भैया पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एटम्स 4 बॉन्ड बना सकते हैं।
वो 4 सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं या 2 डबल बॉन्ड बना सकते हैं, कुल मिलाकर 4 होने चाहिए। ठीक है, कुल मिला के 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है और ऐसा होने से कंपाउंड्स का नंबर बढ़ता है। नेक्स्ट है कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही होगा लेकिन उसके स्ट्रक्चर में छोटे छोटे चेंजेस आते हैं और चेंजेस आने से प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, तो इसलिए भी कार्बन का जो कंपाउंड है उसका नंबर बढ़ेगा। और आखिरी है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, कि जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों तरह के बॉन्ड बना सकता है, इवन के पार्शियल डबल बॉन्ड भी बना सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो इन 5 रीजंस की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नंबर में एकदम से आप कह सकते हो कि रैपिडली इंक्रीमेंट होता है। एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स इज नॉन एज कैटिनेशन। द एलिमेंट्स विद हाईएस्ट कैटिनेशन एबिलिटी इज कार्बन। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कैटिनेशन अगर कोई शो करता है तो वो कार्बन करता है भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं कार्बन की तो उसकी जो एबिलिटी है 4 बॉन्ड बनाने की उसे टेट्रावैलेंसी कहा जाता है। और वो 4 बॉन्ड किस तरह से बना सकता है, 4 के 4 सिंगल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड या 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड। तो 4 तरह से उसकी बॉन्डिंग होती है। और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की, जैसा कि आपको पता ही है कि 1s2 2s2 2p2, और उसमें एक्साइटेशन भी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से उसकी नंबर जो हैं वो बढ़ते हैं कंपाउंड्स के। एक्साइटेशन करवाने के लिए मतलब कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन अगर p में जाएगा pz में, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कितनी है 501.6 किलोजूल पर मोल। ओके, तो बात करते हैं थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज की। तो बेटा हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करूं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और उसकी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ और उसकी शेप और बॉन्ड एंगल, ये आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले अल्केन्स। अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ओके, और उसमें इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है, यानी कि बॉन्ड के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसे बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। खैर, वो है 1.09 एंगस्ट्रॉम और इसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल। जो अल्केन्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं, उसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, सेकंड कैटेगरी है हमारे पास अल्कीन्स। अल्कीन्स में हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड की लेंथ होगी डबल बॉन्ड होगा, इसलिए 1.34, और कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो होगा 1.08। उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। इसमें ज्योमेट्री बनती है भाई ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। थर्ड कैटेगरी इज अल्काइंस। अल्काइंस में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp और बॉन्ड लेंथ और कम हो जाती है, ये बन जाएगी 1.20 एंगस्ट्रॉम्स, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 1.06 एंगस्ट्रॉम्स, और ज्योमेट्री होती है बेटा लीनियर, 180 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल बनता है। तो इसके बाद आपको पता होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है बाय लीनियर ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड बनता है बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। लीनियर ओवरलैपिंग के केस में ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और पाई बॉन्ड के केस में साइड वाइज ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होने की वजह से बॉन्ड जो है इतना स्ट्रांग नहीं होता, वीक होता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं पाई बॉन्ड की, तो भाई पाई बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा 2 एटम्स के बीच में एक ही बन सकता है, और सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद ही पाई बॉन्ड्स बनने शुरू होते हैं। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो एक पाई और बनेगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाइज और बनेंगे। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो भाई ये बड़ा जरूरी है। प्राइमरी कार्बन किसे कहा जाता है, जो कार्बन आगे डायरेक्टली बॉन्डेड हो सिर्फ एक कार्बन के साथ, उसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और उसी
प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाता है। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? जब एक कार्बन डायरेक्टली आगे दो कार्बन से अटैच हो और उस सेकेंडरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होंगे उसे हम सेकेंडरी हाइड्रोजन कहते हैं। और इसी प्रकार से टर्शरी कार्बन क्या होगा? जो आगे तीन कार्बनों से अटैच हो और उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम टर्शरी हाइड्रोजन कहेंगे। और चार कार्बनों से जुड़े वाला जो कार्बन होगा उसे हम क्वाटनरी कार्बन कहेंगे और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ नहीं सकता है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। अगर चारों बॉन्ड कार्बन से बन गए तो हाइड्रोजन के बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर मैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तरह तरह के फॉर्मूले हैं। पहला है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जैसे कि मैंने ये बना दिया आपके सामने। तो अगर मैं इस तरह से फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता हूं जिसमें अकेला अकेला एलिमेंट मुझे अकेला अकेला सेपरेटली नजर आए, उसे हम बोलेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये मैंने इथेन का बनाया है, यहां पर मैं इथीन का बना दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंडेंस्ड फॉर्मूले तो उसमें मेरे को अलग अलग से एटम्स को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं एक ही बार में H3 लिख सकता हूं, तो इसका मतलब वही होगा कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के फॉर्मूले से हम इथेन और इथीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसमें हम कार्बन का C भी नहीं लिखते, सिर्फ लाइंस के साथ ही हम उसको लिख लेते हैं। इसमें बस एक बात याद रखनी होती है कि जो कॉर्नर्स हैं और जो एंड्स हैं दे आर कार्बन, और हाइड्रोजन खुद से लगाने होते हैं अपने मन में। तो ये मैंने ब्यूटेन बनाया, ये देखिए साइक्लोब्यूटेन। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ लाइंस की मदद से उसको समझा। चौथा है 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। इसमें भैया हमें वेजेस और डैश फॉर्मूला जो होता है उसको समझना होगा। वेज एंड डैश फॉर्मूले के अंदर ये जो बॉन्ड आपके बिल्कुल सामने होगा उसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बॉन्ड पिछली तरफ होगा प्लेन के पीछे उसे हम इस डॉटेड लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डैश लाइंस के साथ। तो सॉलिड वेज क्या रिप्रेजेंट करेगा? बॉन्ड अबव द प्लेन, यानी कि प्लेन के ऊपर या हमारी तरफ, और जो बॉन्ड प्लेन के पिछली साइड पर होगा उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डैश के साथ। दूसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन में एक सर्कल जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और उसके ऊपर लगा हुआ डॉट दूसरे कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और जो लाइंस हैं ये हाइड्रोजन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। चलिए कुछ सवाल देखते हैं इस टॉपिक से, कुछ क्वेश्चंस। तो पहला सवाल है, डैश वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड। दुनिया में, क्योंकि मैं रिवीजन भी करवा रहा हूं बेटा पिछली वीडियो वाली, तो पहला कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो बना था? तो हर किसी को पता होगा कि वो था यूरिया। तो भाई इसका आंसर है बी ऑप्शन, यूरिया। नेक्स्ट इज, यूरिया किसने बनाया? यूरिया बनाया था वॉलर ने, ठीक है। बर्जीलियस जो था उसने तो वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, बर्थेलेट ने मीथेन गैस बनाई थी, कोब ने एसिटिक एसिड और वॉलर ने यूरिया। तो इसका आंसर होगा ए, यूरिया। कोब ने क्या बनाया था? अभी मैंने बताया आपको कि उसने एसिटिक एसिड बनाया था, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, एसिटिक एसिड। मीथेन किसने बनाई? बर्थेलेट ने, तो ऑप्शन 1 इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से भाई हम कर लेते हैं अगला काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइटल फोर्स थ्योरी कौन देकर गया? वो देकर गया था भाई बर्जीलियस, ना कि बर्थेलेट। तो बी से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेटा कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर रहेगा 4, बर्जीलियस। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये आपको समझने बड़े जरूरी है, क्योंकि जब आपको रिएक्शंस वगैरह करने होते हैं तब आपको इसके कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए। तो पहला कैरेक्टर क्या है? इसकी कॉम्पोजिशन। ये ज्यादातर कार्बन से बने होते हैं। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन भी हो सकते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैटिनेशन। तो इसमें कार्बन की जो एबिलिटी है टू कंबाइन विद वन अनदर
टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स और ब्रांच्ड चेन्स, उसे हम कहते हैं कैटिनेशन, और ये कैटिनेशन के कारण भी बनते हैं। थर्ड है कंडक्शन प्रॉपर्टी। तो ये बेटा बैड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही होंगे, क्योंकि इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते, क्योंकि इसमें कौन सा आयंस बनेंगे जो ये अच्छे कंडक्टर बनेंगे, ठीक है। दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। चौथी चीज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। तो इनमें से ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट कंबस्टिबिलिटी। तो भैया ये जल जाते हैं क्योंकि इसको हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा ना, इसको हमने एलपीजी के तौर पर भी इस्तेमाल किया है, पेट्रोल के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। तो ये कंबस्टिबल होते हैं, इसकी कंबशन बड़ी जल्दी हो जाती है, फ्यूल कह सकते हो आप इनको। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका भाई आप कह सकते हो कि लो होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक हैं। ये कौन सा इनऑर्गेनिक है जो बड़ा हाई जाकर ये मेल्ट करेंगे, बॉइल करेंगे। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हम इसको थोड़ा सा हीट करने के बाद मेल्ट और बॉइल कर सकते हैं, कोई ऐसी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। आइसोमेरिज्म, वही कि कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसे हम आइसोमर्स बोलते हैं, और इस पूरे फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। और इस आइसोमेरिज्म के कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। सॉल्युबिलिटी, तो भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ज्यादातर पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ सॉल्युबल भी होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया। अल्कोहल को पानी में डालोगे तो बेटा चम्मच से घोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही घुल जाता है, अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो सॉल्युबल भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल, ठीक है। और सॉल्युबल किस में होते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे ऑयल वगैरह हो गया, ठीक है। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स इनमें पाए जाते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल, जैसे कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा लिंकेज, इनमें भैया कोवलेंट लिंकेज होगी, आयोनिक नहीं होती है। और पॉलीमराइजेशन भी ये करते हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, करोड़ों मॉलिक्यूल जुड़कर हमें प्लास्टिक्स जैसे सामान देते हैं, तो उसे कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। जैसे कि इथीन से हमें पॉलीथीन मिलता है। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके रिएक्शंस काफी लंबे समय तक चलते हैं, आसानी से रिएक्शन नहीं होता है भैया इसका, ना ही ये रिएक्शन फास्ट होते हैं, ये रिएक्शन काफी ज्यादा स्लो होते हैं। इनकी स्मेल होती है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि कोई फिश मार्केट है, तो जब आप फिश मार्केट के पास से गुजरते हो तो आपको फिश की स्मेल आती है, ठीक है। तो इसलिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्मेल तो भाई होगी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है, ग्रुप या एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, जब वो किसी ऑर्गेनिक चेन के साथ जुड़ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर देता है। जैसे कि अगर COOH ग्रुप लग जाए किसी कार्बन चेन के साथ या अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के साथ, तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। अगर CHO ग्रुप लग जाए तो वो उसको एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज आपस में एकदम से चेंज हो जाती है, बिल्कुल मैच नहीं करती आपस में ये। नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज। तो जैसे अल्केन्स की सीरीज होती है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इनमें ना CH2 का फर्क होता है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का फर्क होता है, तो उसे हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। उसका पूरी की पूरी होमोलोगस सीरीज को एक सिंपल जनरल फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बेटा नमस्कार। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको सब्सक्राइब करो ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। और अगर आपको कोई बेटा वीडियो चाहिए जो आपको जल्दी चाहिए तो मैं वो वीडियो बना दूंगा, और अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की कोई वीडियो चाहते हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, आपको वही वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।